नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया लीगल में। मैं हूँ राजश्री आपके साथ और एक बेहद खास विषय के साथ आज आपके सामने हूँ। भारत में पर्यावरण संरक्षण कानून के लिए अक्टूबर का महीना काफी अहम होता है। 22 साल पहले 18 अक्टूबर 2010 को एनजीटी या राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की स्थापना की गई थी। इसके साथ ही पर्यावरण संबंधित मामलों की तमाम सुनवाई एनजीटी के दायरे में आई। ये भारत में पर्यावरण मुकदमेबाजी का नया युग था। कई कानूनी पड़ावों को पार करने के बाद आज एनजीटी एक बेहद सक्रिय और असरदार संस्था साबित हुई है। एनजीटी पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रही है। जोरदार जुर्माना भी लग रहा है। पर्यावरण को लेकर पिछले कई वर्षों में काफी लापरवाही देखने को मिली है, जिस कारण से आज पूरी दुनिया प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग से गुजर रही है। देश में जहां जहां विकास के नाम पर पर्यावरण का हनन होता है, वहां पर एनजीटी की सख्ती देखने को मिलती है। कुछ हालिया उदाहरण सामने रखती हूं। हाल ही में एनजीटी ने दिल्ली की 3 लैंडफिल साइट से कूड़ा न उठा पाने पर दिल्ली सरकार पर 900 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। एनजीटी ने चंदपुरा झील की रक्षा करने में विफलता के लिए कर्नाटक सरकार पर 500 करोड़ का जुर्माना लगाया। एनजीटी ने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के लिए हरियाणा सरकार पर 100 करोड़ का मुआवजा देने का निर्देश दिया। एनजीटी ने तमिलनाडु के मामल्लापुरम में सीआरजेड क्षेत्र में रेडिसन ब्लू रिजॉर्ट बनाने पर 10 करोड़ का जुर्माना लगाया। तो एनजीटी की ये कुछ सख्त कार्रवाइयां ऐसी मिसाल हैं जो ये साबित करती हैं कि एनजीटी कितना अहम हो चुकी है। एनजीटी में 5 केंद्र या अन्य बेंच हैं। नई दिल्ली में प्रमुख बेंच है, जिसके अलावा भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई अन्य 4 स्थानों में सुनवाई होती है। ट्राइब्यूनल की अध्यक्षता चेयरपर्सन करते हैं, जो प्रधान पीठ में बैठते हैं। प्रधान पीठ में कम से कम 10 न्यायिक सदस्य होते हैं और 10 विशेषज्ञ सदस्य भी होते हैं, और ये संख्या कम से कम होती है। लेकिन पिछले कई वर्षों से सभी सदस्यों की नियुक्ति नहीं की गई है, जिससे कि केसों पर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। ट्राइब्यूनल के निर्णय बाध्यकारी होते हैं। ये एनजीटी की सबसे खूबसूरती है। हमारे यहाँ मानवाधिकार आयोग भी बना, लेकिन चूंकि उसके निर्णय बाध्यकारी नहीं होते हैं, तो कहा जाता है कि मानवाधिकार टूथलेस है। लेकिन एनजीटी के साथ ऐसा नहीं है। ट्राइब्यूनल के पास अपने फैसलों की समीक्षा करने का भी अधिकार है। एनजीटी के निर्णय को 90 दिनों के भीतर सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी जा सकती है। ये सुनिश्चित करने के लिए कोई संस्थागत तंत्र नहीं है कि पर्यावरण नियामक प्राधिकरण ट्राइब्यूनल के आदेशों का पालन करें या न करें। ये एक कमी है। ट्राइब्यूनल द्वारा आदेशित मुआवजे की राशि 30 दिनों के अंदर पर्यावरण राहत कोष में दी जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है और ऐसे में लोगों का मन भी बढ़ता है, यानी कि अभी बहुत कुछ करना बाकी है। जो प्रदूषक होते हैं वो अक्सर नियमों का पालन नहीं करते हैं, जो एनजीटी के लिए एक बेहद चिंता का विषय रहती है। अक्टूबर 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने एनजीटी को सुओ मोटो शक्तियां प्रदान की। इसके बाद अब एनजीटी अपनी पहल पर पर्यावरण की केस पर सुनवाई कर सकता है। ट्राइब्यूनल वर्तमान में बड़ी प्रशासनिक और वित्तीय चुनौतियों का सामना कर रहा है। एक अगला सच है। माना जाता है कि एनजीटी में विशेषज्ञ सदस्यों की पर्यावरणीय कुशलता जो है वो पूरी तरह से वो सक्षम नहीं होते हैं, उसमें कमी है। आमतौर पर विशेषज्ञ सदस्य एक विशेष क्षेत्र के विशेषज्ञ होते हैं, न कि पूरे पर्यावरण पर। इससे केसों की सुनवाई पर प्रभाव पड़ता है। लेकिन कुल मिलाकर देखें तो आज जरूरत है मामला दर मामला के आधार पर विशेषज्ञों के पैनल की, इसमें कोई शक नहीं। आखिर एनजीटी इसको लेकर क्या सोचती है, ये हमें जानना जरूरी है। हनुमान लक्ष्मण आरोस्कर बनाम संघ में न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने पर्यावरणीय विवादों के निर्णय में विशेषज्ञ सदस्यों की महत्वपूर्ण भूमिका पर विचार किया था और ये स्पष्ट किया था कि न्यायिक और तकनीक सदस्यों का सही पैनल रहना बेहद जरूरी है। एनजीटी के अधिनियम के मुताबिक ग्रीन कोर्ट के फैसलों को सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी जा सकती है और यही बेवजह मुकदमेबाजी को जन्म दे देता है। पिछले दिनों
कानून मंत्री किरण रिजिजू के संसद में ये साफ कहा कि एनजीटी नए आवेदनों की तुलना में अधिक मामलों का निपटारा कर रही है। हालांकि कई एनजीटी पीठों के सदस्यों ने पुराने मामलों को निपटाने के तरीके पर चिंता जताई है, यानी कि जल्दबाजी में बहुत सारे मामले ऐसे हैं जो बहुत अहम हैं लेकिन उनको ढंग से सुना नहीं जा रहा है। मसलन जुलाई में जोनल बेंचों से पारित और विशेष बेंचों द्वारा सुने गए 24 मामलों में से 23 को एक ही सुनवाई में निस्तारित किया गया, जो बड़े सवाल खड़े करता रहा और ये सवाल लोग पूछते रहे कि ऐसा क्यों हो रहा है। आज विकास और पर्यावरण में भी द्वंद्व है, ये भी हमें मानना होगा। शहरों में कचरों के ढेर पड़े हैं, पहाड़ों जंगलों में बिल्डरों और होटल मालिकों की नजर है और जिसकी वजह से एनजीटी के तमाम नियमों को धता बताकर ये आगे बढ़ते हैं। एनजीटी के मुताबिक आज भी लगभग 50% अनट्रीटेड सीवेज बाकी हैं और जिन्हें गंगा में छोड़ा जा रहा है। जंगलों को काट कर रिजॉर्ट बनाए जा रहे हैं, पहाड़ों को तोड़कर होटल बनाए जा रहे हैं। ये बेहद चिंता का विषय है और एनजीटी इससे कैसे निपटे और कितनी असरकारक होगी, ये सोचना भी जरूरी है। और इसी के लिए हमारे साथ विशेषज्ञों का एक अनुभवी पैनल अपनी राय हमें देगा और समस्याओं का निदान कैसे हो, इस पर हम आज बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं इस खास रिपोर्ट पर। एनजीटी के 22 साल होने वाले हैं। 22 साल के लंबे सफर में एनजीटी ने पर्यावरण कानून तंत्र को अपने फैसलों से काफी मजबूत किया है। इस दौरान नदी, जंगल, पहाड़ और शहरों को प्रदूषण से बचाया गया और प्रदूषण करने वालों पर कड़ी नजर रखी गई। एनजीटी के आदेश निष्पादन न्यायालय के आदेश के रूप में करना होता है। एनजीटी अधिनियम में नियमों का पालन न करने पर दंड का प्रावधान भी किया गया है। एक निश्चित समय के लिए कारावास अधिकतम 3 वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है। निश्चित आर्थिक दंड जिसे 10 करोड़ रुपए तक बढ़ाया जा सकता है। एनजीटी के आदेश के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में 90 दिनों के भीतर अपील की जा सकती है। एनजीटी ने पर्यावरण के क्षेत्र में न्याय के लिए एक वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र या ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म स्थापित करके नई दिशा प्रदान की है। ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म या एडीआर के कारण उच्च न्यायालयों में पर्यावरण संबंधी मामलों का भार कम हुआ है। एक नजर डालते हैं एनजीटी के अहम फैसलों पर। केस बेट्टी सी अल्वारेस बनाम गोवा राज्य और अन्य। फैसला, एक विदेशी नागरिक भी एनजीटी में याचिका दायर कर सकता है। केस अलमित्रा एच पटेल और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य। फैसला, खुले में कूड़ा जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध। केस श्रीनगर बंद आपदा संघर्ष समिति बनाम अलकनंदा हाइड्रो पावर कंपनी लिमिटेड। फैसला, एनजीटी ने प्रदूषक भुगतान के सिद्धांत पर भरोसा किया। निजी संस्था को मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी बनाया। केस सेव मोन संघ और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य। फैसला, पक्षियों की जीत, जल विद्युत परियोजना की हार। परियोजना को दी गई पर्यावरण मंजूरी निलंबित। केस वर्धमान कौशिक बनाम भारत संघ। दिल्ली एनसीआर में 10 साल पुराने डीजल वाहनों पर बैन। दिल्ली एनसीआर में 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर बैन। केस आर्ट ऑफ लिविंग यमुना नदी फाउंडेशन केस। फैसला, फाउंडेशन यमुना तट पर हुए नुकसान के लिए जिम्मेदार। फाउंडेशन पर 5 करोड़ का जुर्माना। बहुत कम समय में एनजीटी ने पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में अच्छा काम किया है और पर्यावरण प्रहरी के रूप में अपनी एक अलग छवि बनाई है। इसके बावजूद अभी भी एनजीटी के कार्य प्रणाली में काफी सुधार की जरूरत है। इसके दायरे को और ज्यादा विस्तृत करने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट।
तो आखिर ये दायरा कहाँ तक बढ़ाया जाए? दिवाली के आते ही क्यों हम सब पर एक अलग तरीके का डर जो है वो तारी हो जाता है कि अब पर्यावरण खराब हो जाएगा, और इन तमाम मसलों में एनजीटी की भी क्या भूमिका है ये जानना बेहद ज़रूरी है। और इसी मसले पर अब हमारे साथ हमारा ख़ास पैनल जुड़ रहा है, बेहद विशेषज्ञ पैनल। हमारे साथ जुड़े हैं जस्टिस स्वतंत्र कुमार, सुप्रीम कोर्ट के जज भी रह चुके हैं और चेयरपर्सन रहे नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के 2012 से 2017 तक, और सबसे ज़्यादा चर्चित अध्यक्ष में वो जाने गए। हमारे साथ जस्टिस सुधीर अग्रवाल जुड़ रहे हैं, पूर्व जज इलाहाबाद हाई कोर्ट से। हमारे साथ कल्याण रावत जुड़ रहे हैं, पर्यावरणविद, और कुलदीप शर्मा अध्यक्ष होटल एसोसिएशन हरिद्वार से। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबों का मेरे साथ जुड़ने के लिए। जस्टिस स्वतंत्र कुमार, सबसे पहले मेरा सवाल आप ही से होगा कि जिस तरह से आपने देखा एनजीटी को, जिसको कहा जाए कि बिल्कुल शुरुआती दौर में आपने उस चीज़ को संभाला और बहुत तरह के आपने चुनौतियां देखी, किस तरह का अनुभव रहा आपका एनजीटी के में काम करने के दौरान? मेरे ख्याल से मैंने कोई विभिन्न काम नहीं किया है। आई रियली बिलीव दैट आई स्ट्रांगली बिलीव दैट द नेचर does not need us. We need the nature. So to protect whatever is required to be done, we should endeavor to do it as a society, as a nation, as a part of the global family. So, but I don't think I've done any exceptional things. I've done what a judge should, ought and must do. आप एनजीटी से खुद जुड़े रहे, किस तरह का बदलाव आपने देखा है, और बतौर पर्यावरण प्राधिकरण ये चुनौतियों और समस्याओं का सामना करने में, उनका निदान करने में किस हद तक सफल हो पाए? देखिए, ये जो वर्तमान में एनजीटी काम कर रहा है, ये एनजीटी एक्ट 2010 में बना था, तो वास्तव में अभी हमको 12 साल हुए हैं। और जहाँ तक इसका प्रभाव है पर्यावरण सुरक्षा पर, ये तो मानना पड़ेगा कि एनजीटी ने 12 साल में जो तमाम फैसले दिए हैं उससे ये तो नहीं कह सकता कि बहुत आमूलचूल परिवर्तन हुआ है, लेकिन हाँ अंतर पड़ा है और बहुत जगह ये परिवर्तन जो है वो मतलब दिखाई भी दे रहा है। क्योंकि देखिए है क्या, हमारे देश में पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित लोगों का जो अवेयरनेस थी वो बहुत अच्छी नहीं थी। इवन जो लोकल बॉडीज हैं जो साफ सफाई का जिनकी स्टेचुरी जिम्मेदारी होती है, वो भी सिर्फ अभी तक ये समझती थी कि हर तरीके की अगर पानी गंदा पानी है, नाली वाला पानी है, तो बस उसके बहा के उसको किसी तालाब या नदी में मिला दिया जाए और इसका उनका काम हो गया। और कूड़े के बारे में वो ये समझती थी कि घरों से मोहल्लों से कूड़ा उठा के किसी एक जगह डलवा दिया गया, जिसको वो डलाव घर कहते थे, और उनका काम खत्म हो गया। जी, अगर हम लोग बात करें पर्यावरण की समस्याओं की, तो जैसे अगर मैं इसको अलग अलग श्रेणियों में बांटना चाहूँ तो चाहे वो वृक्ष से जुड़ी हुई हो, फैक्ट्रीज की पोल्यूशन हो, पानी में पोल्यूशन हो, और अब तो जो साउंड पोल्यूशन है वो भी एक बहुत बड़ा इशू हो रहा है। आगे बढ़े अगर उससे, तो एनजीटी को जोड़े अगर इसमें, तो हम ई वेस्ट को ले, या फिर अगर हम अंतरिक्ष में पहुंचते हैं और वहां पर जो वेस्टेज हम पैदा कर रहे हैं, वो तमाम चीजें हमारे लिए एक बड़ी चिंता का विषय साबित हो रही हैं। लेकिन अगर हाल फिलहाल में अगर हम बात करें, तो आपने देखा कि एनजीटी ने दिल्ली के 3 लैंडफिल साइट से कूड़ा नहीं उठा पाने पर दिल्ली सरकार पर 900 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। एनजीटी ने जो पर्यावरणीय नुकसान के लिए हरियाणा सरकार पर 500 करोड़ का मुआवजा देने का हरियाणा सरकार को निर्देश दिया। जुर्माना या पॉल्यूटर पे पॉलिसी, इसको कितना आप सफल मानते हैं? जैसे आपने भी बताया कि गंगा में इतना पोल्यूशन है, हम अमृतकाल तो मना रहे हैं, लेकिन गंगा की धारा को अभी भी हम अमृत नहीं बना पाए हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि जुर्माना से या फिर पॉल्यूटर पे पॉलिसी से कुछ हद तक हम सफलता पा सकेंगे? लेकिन यहाँ एक चीज मैं और ताकीद जरूर करना चाहूंगी, गंगा में जो पोल्यूशन है वो केवल ऐसा नहीं कि कोई खास कंपनी या कोई खास नाले से या किसी खास सरकार की वजह से हो रही है, इसमें कई लोगों की भागीदारी है। ऐसे में ये जो पॉलिसी है
वो कितना सफल हो पाएगा, कितनी हद तक हम लक्ष्य को पा पाएंगे? आपने सही कहा कि जो पॉलिसी बनती है वो कहीं के अंदर कहीं जो है उसको जब हम कार्यान्वित करते हैं कहीं ना कहीं कामयाब नजर आती है और उसको हम सही ढंग से को अप्लाई नहीं कर पाते। हमारा एक तो होता है ज्यादा से ज्यादा हम पॉलिसी को आम जनता को बता पाते हैं कि कानून बने हैं उस बारे में हम जनता को अवगत नहीं करते। और सबसे बड़ा माध्यम स्कूल है, शिक्षा संस्थान है, बच्चे निकलेंगे तो हमारे नागरिक बने, उनको इन चीजों के बारे में बताया जाना चाहिए, उनको ये शिक्षा से जोड़ा जाता है क्या है, हमें कैसा व्यवहार, किस प्रकार से हम नियम बने हैं उनका पालन करते हैं। जब तक हम समुदाय को केवल कानून बनाने से इसका समाधान नहीं किया सकता। समाधान तभी तो हमारे साथ जनता खड़ी है, जनता समझेगी कि वास्तव में परिणाम अच्छे नहीं और आने वाले समय जरूरत होगी तो तब जाकर के कहीं तो नियम है, ये कानून है सकारात्मक रूप से दिखे, तो ये जरूरी है। जी बिल्कुल, के लिए जागरूकता पैदा करें और जो नियम बने जा रहे हैं तो हम दंड लगा देते हैं, तो दंड लगाने से उसका समाधान नहीं, एक संस्था का दंड लगा सकते हैं, एक का दंड लगा सकते हैं, लेकिन उसके बाद आम जनता को वही करना है। वो जब तक हम व्यवहार में बदलाव नहीं पाएंगे तब तक कानून जो है वो सशक्त रूप से दिखाई नहीं। जी जरूरी है कि समुदाय के साथ मिलकर के जो कानून बनते हैं समुदाय के साथ उसका एक भागीदारी। जी बिल्कुल, एक और बड़ी बात है, जब जैसे कि आपने बोला कि हम सभी को जागरूक होने की जरूरत है, ऐसे में कुलदीप शर्मा जी आपके पास आना चाहूंगी। होटल व्यवसायियों की एक बड़ी भूमिका बनती है। जब गंगा की हम बात कर रहे हैं, जब हम अगर पेड़ों की बात कर रहे हैं, हरित क्षेत्र की बात कर रहे हैं, खासकर उत्तराखंड में, चूंकि आप अध्यक्ष हैं होटल एसोसिएशन हरिद्वार के, वहां पर अभी हाल फिलहाल में मैं उत्तराखंड गई और मैंने देखा कि बड़ी संख्या में चाहे वो पेड़ों की कटाई हो या फिर जो घाट हैं उनका ध्यान न रखा जाए, जो जिसको हम लोग कहते हैं जल स्तर के बाद जो जमीन होती है उसका अतिक्रमण हो। अब बहुत तरह की चीजें ऐसी हो रही हैं जो छोटे बड़े ऐसे भी लोग हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सभी संगठित रूप से हो रहा है, असंगठित रूप से ये कहीं ज्यादा हो रहा है। उत्तराखंड एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एंड पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की एक रिपोर्ट मैं आपके सामने जरूर रखना चाहूंगी। उसमें ये कहा गया था कि शहर में केवल 8 होटल हैं, लेकिन हकीकत ये है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि 1000 से ऊपर वहां पर होटल हैं, लॉज हैं, गेस्ट हाउसेज हैं, आश्रम हैं। ये 2019 की रिपोर्ट है, क्योंकि उन्हें अब तो और अब अगर आप देखें ये 2019 के बाद आप देखें तो अब और ज्यादा कहीं हो रहा है। हर एक व्यक्ति अपना रिजॉर्ट डेवलप कर रहा है अब और यही चीज लगभग और शहरों की भी बात है। हरिद्वार जैसा ही बनारस है, हरिद्वार जैसा ही केदारनाथ में इतनी बड़ी क्लैमिटी हमने देखी थी, उसकी बड़ी वजह ये थी। क्या आपको लग रहा है कि होटल इंडस्ट्री जो है इसको लेकर जिम्मेदार नहीं है और वो कहीं न कहीं इस कोताही की वजह से खामियाजा पर्यावरण को भुगतना पड़ रहा है? देखिए, जहां तक बात है होटल इंडस्ट्री की, जी लगातार होटल इंडस्ट्री चाहती है कि पर्यावरण जो संबंधी दिक्कतें हैं उसमें पूरा सहयोग करें और लगातार इस विषय में काम किया जा रहा है। सबसे पहले जब ये बात आई जो नॉइस पॉल्यूशन की, जो हमारे यहाँ डीजल जनरेटर थे वो लगभग हमने सबको रिप्लेस किए हैं। आज हमारे पास लगभग जितने होटल हैं, हरिद्वार की बात करूं तो लगभग इतने होटल हैं, उनमें सब आज नॉइस जो पॉल्यूशन नहीं करते, साउंड पॉल्यूशन नहीं करते और जो धुआं नहीं दे करते, वो जनरेटर आज हम अपने यहाँ पे लगा रहे हैं। इसी तरह से हमारे यहाँ जो बॉयलर थे जो लकड़ी से जला करते थे, उनकी जगह अब जो है हम लोग सोलर एनर्जी पे जा रहे हैं, सोलर गीजर लगा रहे हैं और उसकी जगह अगर सोलर एनर्जी नहीं लगा पा रहे हैं तो हमने उसकी जगह दूसरे और जो गीजर वगैरह होते हैं वो रिप्लेस करना शुरू कर देंगे। अब बात करते हैं जो सीवेज की है, जो एक बड़ी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से अक्सर जो है ये आरोप लगा देता है कि होटल इंडस्ट्री जो है इसके अंदर बड़ी भागीदारी रहती है पॉल्यूशन के अंदर, जबकि ऐसा परिस्थिति और जो आप वस्तुस्थिति देखें तो ऐसा नहीं है।
2017 में जब ये विषय उठा इस चीज का, जब जस्टिस जो है जैदी साहब ने, जो उनको एनजीटी ने यहाँ पर एक सर्वे करने के लिए भेजा, तब उन्होंने पाया कि लगातार कई सारे नाले हैं और छोटी छोटी नालियां हैं जो सीवरेज सीधा गंगा जी में जा रहा है। तब ये विषय सब जानकारी में आया, तो इस विषय के अंदर सब हम लोगों ने बैठ के बातचीत की, सरकारों से भी बातचीत की, तो ये पाया गया कि जो हमारे यहाँ के जो एसटीपी है उनकी कैपेसिटी केवल 62.5 MLD की है, जो कि पर्याप्त नहीं थी जी। तब हमने सरकारों से बात करी, उन पर दबाव बनाया, आंदोलन किए कि भाई इस बात को, क्योंकि पोलिटो टू पे अगर पॉलिसी आती है उसमें केवल होटल मालिकों को दोषी मान लिया जाता है, सरकार इसके अंदर से बाहर हो जाती है। जबकि सरकार की जिम्मेदारी है, जब हम लोग सीवर टैक्स दे रहे हैं, गार्बेज टैक्स दे रहे हैं और तरह के जो भी हम लोगों के ऊपर जो टैक्स लगाए जाते हैं वो हम दे रहे हैं, तो सरकार की एक नैतिक जिम्मेदारी है कि उस सीवर को ले जाना, उसको ट्रीट करना और उसका डिस्चार्ज करना प्रॉपर तरीके से, वो सरकार की जिम्मेदारी। तो सरकार ने हमारी इस मांग को मानते हुए एक और एसटीपी प्लांट 62.5 का तो लगाया। लेकिन क्या है कि चूंकि आपको जानते हैं जो उत्तराखंड है ये चूंकि धार्मिक पर्यटन से जुड़ा हुआ है, लोगों का यहाँ फ्लोटिंग बहुत होता है। अभी आपने देखा होगा पिछले जो कांवड़ मेला रहा उसमें 3 करोड़ तीर्थयात्री आए। अब जब 3 करोड़ की संख्या के तीर्थयात्री आएंगे तो ऐसा कोई भी मैकेनिज्म नहीं है जो इतने बड़े सीवेज को ट्रीट कर सके और उसका निस्तारण कर सके जी। अब जो एसटीपी लगे हैं वो उसका ट्रीटमेंट तो कर रहे हैं, लेकिन उसको कोई डिस्चार्ज उसके लिए एक प्रॉपर होना चाहिए, और डिस्चार्ज केवल और केवल खेती के अंदर यूज किया जा सकता है, उसको गंगा जी में नहीं जाना चाहिए जी। लेकिन हो रहा है उसका उल्टा, क्योंकि वो एक लंबा प्रोसेस है। अगर आप उसको सीवेज को डिस्चार्ज करते हैं तो सीवेज डिस्चार्ज लेने वाले भी होने चाहिए जो सीवेज डिस्चार्ज को यूज करें जी। तो सरकार की चूंकि एक पॉलिसी नहीं बन पाई उस चीज को और डेटा भी उनके पास प्रॉपर नहीं है, तो वो सीवेज ट्रीटमेंट प्लान से गंगा जी में जा रहा है जी। बिल्कुल। अब ये कहना कि जो है होटल मालिकों का इसमें कोई दोष आरोप है, तो होटल मालिक तो सीधा सीवेज लाइन से जुड़े हुए हैं और सीवर टैक्स जितना पे कर रहे हैं, बाकी सरकार की जिम्मेदारी है। 2010 में यहाँ पे एक बड़ी ग्रैंड ट्रंक जो है सीवर योजना पड़ी थी केवल बात केवल सीवर की तो नहीं है ना कुलदीप जी, जैसे मैंने आपको बताया कि जमीनों का अतिक्रमण, पेड़ों की कटाई, वो भी एक अपने आप में समस्या है। सीवर तो एक चली समस्या है, लेकिन उसके साथ साथ केवल मैंने जैसा पहले ही बताया कि केवल पानी की समस्या की हम बात नहीं कर, जब पर्यावरण हम कहते हैं तो ओवरऑल पर्यावरण की बात हो रही है। जब आप जमीनों का अतिक्रमण करते हैं, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए वहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है। तमाम ऐसे होटल्स हमने देखे हैं, तमाम रिजॉर्ट्स हमने देखे हैं, अभी हाल फिलहाल में कई रिजॉर्ट्स को गिराया भी गया। आपको नहीं लगता है कि ऐसे में इन सब चीज़ों को लेकर जो आप लोग के संगठन है, चूंकि आप लोग एक संगठन के तौर पे काम कर रहे हैं, उनको ज़्यादा जागरूक होने की ज़रूरत है, पहला। दूसरी बात ये कि जो लोग ऐसे हैं जो इस संगठन के बाहर हैं या व्यक्तिगत रूप से कुछ ऐसा कर रहे हैं, तो उसकी शिकायत संगठन के द्वारा की जाए। आप जिम कॉर्बेट जाइए, आप वहाँ पर देखिए, वो एक ऐसा एरिया है जहाँ पर बहुत आगे बढ़कर आप कुछ नहीं बना सकते, लेकिन वहाँ पर भी कोशिश की गई है और बहुत जगह बने भी हैं जो कि अलाउड नहीं है, पर वो नाक के नीचे सब कुछ हो रहा है, दिए तले अंधेरा चल रहा है। आपको नहीं लगता है कि ऐसे में एक जिम्मेदारी आपकी बनती है, न केवल अपनी बल्कि जागरूक करने के भी, अगर कोई और गलत कर रहा है उसको उसके बारे में इंफॉर्मेशन देने की भी? क्या आप इस बात से सहमत होंगे? मैं सहमत उस बात से जी। और हम ऐसा नहीं है कि सरकारों को हम आगाह नहीं करते हैं जी, लेकिन दिक्कत क्या है कि सरकार के पास ना तो कोई नीति है ना कोई विजन है सरकार के पास। अब दिक्कत ये है, जब ये रिजॉर्ट बन रहे होते हैं फॉरेस्ट के अंदर, तो तमाम डिपार्टमेंट उनको सहयोग करते हैं और वहाँ रिजॉर्ट बन जाता है। जब वहाँ इलीगल एक्टिविटीज होती हैं तब जाके जो है सरकार को होश आता है। उससे पहले हम बिल्कुल भी सरकार जो मामले में जो है जागरूक नहीं है। हमने सरकार को निवेदन भी किया था। एक बड़ी ये व्यापक समस्या है, कोई इसको हम किसी को दोषारोपण करके इसका हल नहीं कर सकता। इसका हल तो ये है कि कोई नीति बने और मिलजुल कर चला जाए। बिल्कुल। जस्टिस सुधीर अग्रवाल, जब जैसा कि मैंने ये समस्या रखी है, क्या आपको लगता है कि जिस तरह से अक्टूबर 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने एनजीटी को सुओ मोटो शक्तियां प्रदान की हैं,
इसके बाद एनजीटी अपनी पहल पर पर्यावरण की केस पर सुनवाई कर सकता है और इससे काफी फर्क पड़ा है क्या? जैसे मैंने हाल फिलहाल में जो आपको उदाहरण दिए, क्या आप उसी को समझ रहे हैं कि अब एनजीटी के अंदर जो शक्तियां आई हैं इस वजह से एनजीटी अब ज्यादा एक्टिव दिखेगी और इस तरह के जो मामले होंगे जहां पर भी अतिक्रमण होगा एनजीटी अगर खुद ही देखेगी, खुद ही मामले ज्यादा आसानी से अब हल होने लगेंगे? देखिए 2021 से फैसले से पहले भी एनजीटी सुओ मोटो मैटर्स टेकअप कर रहा था, क्योंकि आप जरा सा एनजीटी का अगर स्ट्रक्चर समझेंगे तो देखिए पर्यावरण का जो मामला है वो किसी की व्यक्तिगत प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट नहीं होता। तो यहाँ पर कोई आदमी अपना मुकदमा इसलिए के नहीं आता साहब ये मेरी प्रॉपर्टी है इसने ले ली है, या ये मेरी जगह है इसने ले ली है, या यहाँ मेरा अधिकार का हनन हो गया, ऐसा नहीं है। किसी आदमी का व्यक्तिगत जो प्रॉपर्टी संबंधित या कोई और उसके राइट्स हैं उसका हनन नहीं है। एनवायरनमेंट कॉमन है और सबका उस पर अधिकार है और सबके बात है। मुकदमे लड़ना जो है ये एक कम्बरसम प्रोसेस है, इसमें समय भी खर्च होता है, पैसा भी खर्च होता है और श्रम भी जाता है। हर आदमी जब तक बहुत जरूरी ना हो तब तक मुकदमे नहीं लड़ता। तो एनजीटी में पर्यावरण से संबंधित मुकदमे कौन लेके आएगा? किसी का पर्सनल तो कुछ होता नहीं है। तो कुछ जो पब्लिक ओरिएंटेड लोग हैं, जिसको आप चाहे एनजीओ कह लें या एनवायरमेंटलिस्ट कह लें या वो कह लें, वो लोग एज ए थर्ड पार्टी हमारे पास एक शिकायत लेके आते हैं कि साहब यहाँ पर पर्यावरण के कानून का, पर्यावरण नियमों का, पर्यावरण के नॉर्म्स हैं उनका उल्लंघन हो रहा है। ऐसी स्थिति में हम जो शिकायत करता है उसके कंडक्ट और उसके एटीट्यूड पर नहीं जाते, हम शिकायत पर जाते हैं, क्योंकि पर्यावरण की सुरक्षा हमारा अधिकार है, हमारी जिम्मेदारी है कानून में, और उसको हमको बचाना है। तो हम पहले ये जानना चाहते हैं कि क्या जो शिकायत है कि पर्यावरण का नुकसान हो रहा है वो सही है या गलत है, और उसको जानकारी करने के बाद में जब ये पता लगता है कि हाँ ये शिकायत सही है, तब फिर हम आगे कार्रवाई करते हैं। तो इस परिस्थिति में अगर हम सुओ मोटो कार्रवाई ना करें, क्योंकि बहुत से लोग सामने नहीं आना चाहते, अब तमाम इंडस्ट्रीज हैं जो पॉल्यूशन करती हैं उनसे खिलाफ कोई आदमी मुकदमा नहीं करता, क्योंकि उससे कई बार खतरा भी होता है अपने तमाम किस्म का। और इवन लोग शिकायत करते हैं कि उनको मारपीट और धमकी दी गई, जान का भी खतरा हुआ है। तो ऐसी परिस्थिति में आदमी आसानी से सामने नहीं आना चाहता, तो कई बार पत्र लिखता है, कई बार अखबारों में समाचार छपते हैं। अगर हम इन मैटर्स में एक्ट अपॉन ना करें और नोटिस ना लें उसका, तो ये समझ लीजिए पर्यावरण की सुरक्षा करना बहुत मुश्किल काम है। और यही वजह है कि एनजीटी बनने से पहले हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी जो मैटर एनवायरनमेंट के होते थे वो सब पीआईएल में होते थे। जी बिल्कुल। तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले भी सुओ मोटो कार्रवाई कर रहे थे। लेकिन हुआ क्या कि जब हमने कुछ बड़ी कार्रवाई की और ऐसे कुछ बड़े वायलेटर्स जो बहुत भारी तादाद में पर्यावरण का नुकसान कर रहे थे उनके खिलाफ कार्रवाई की, तो उन लोगों ने ये मुद्दा उठाया कि एनजीटी को सुओ मोटो सुनने का अधिकार नहीं है। वो मामला सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया और उन्होंने कहा नहीं, एनजीटी को सुओ मोटो सुनने का अधिकार है और ये अधिकार एनजीटी को देना भी बहुत जरूरी है और उस पर है शुरू से। बिल्कुल। तो जो हमारा शुरू से जो एनजीटी का अपना विचार था कि हम सुओ मोटो कार्रवाई कर सकते हैं, वो इस फैसले से और पुख्ता हो गई। और इसमें कोई दो राय नहीं कि सुओ मोटो अगर कार्रवाई हम नहीं करेंगे तो एनजीटी जो है बस खाली एक ऑर्नामेंटल बॉडी बन के रह जाएगा, सब्सटेंटिव वर्क नहीं हो पाएगा, क्योंकि बहुत बड़े बड़े मामले सुओ मोटो कार्रवाई में हुए हैं। सही बात है, बिल्कुल। और मैं ये समझती हूँ जैसे स्वतंत्र कुमार की, जैसा कि तमाम पैनलिस्ट भी बता रहे हैं कि चुनौतियां खत्म नहीं हुई हैं एनजीटी के सामने। पहले कुछ और थी, आज किसी अन्य रूप में आई हैं और सभी के बीच समन्वय की भी जरूरत है। लेकिन आप यदि देखिए पुराने और आज की तारीख में भी अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी चुनौती क्या दिखती है आपको, खासकर इस ट्राइब्यूनल के सामने, और किस तरह से उससे निपटा जाए? कि जब मैं एनजीटी में आया कि आई विल बी सॉर्ट ऑफ गेटिंग इनटू सच जुरिस्डिक्शन एंड I really enjoyed my entire tenure as a judge. I spent 10 years in Punjab, 4 years in Delhi High Court, 3 years in Bombay High Court, more than 3 years in Supreme Court, and then 5 years in NGT. But if you see, the role in NGT has been very distinct.
that was it was kind of a development of environmental jurisprudence in our country. The Supreme Court, the High Courts had passed various judgments right from Mehta's case, where the courts had shown the path for environmental protection and went to any extent. If you see, they directed demolition, they directed compensation awarding, and very serious orders were passed by the courts. But exclusively on the subject of environment, yes, NGT played a very guiding role. And I think I walked out of NGT with one sense of satisfaction, and that was that I was happy that there was public consciousness and public awareness about environment. जी, लेकिन इसके अलावा भी एनजीटी के सामने जो चुनौतियां हैं वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे, और इस पूरे मामले को किस तरह से अब देखा जाए और आने वाले समय में कैसे पर्यावरण के प्रति भी जागरूकता फैलाई जाए, और एनजीटी की भूमिका, जैसा मैंने आपको बताया, कि केवल अभी के पर्यावरण की नहीं है, बल्कि इसको भविष्य में जो पर्यावरण की चुनौतियां हैं उसको लेकर कैसे एनजीटी रेडी हो सकती है। यहाँ पर जैसे स्वतंत्र कुमार को लाना चाहूंगी। जैसे स्वतंत्र कुमार, मेरा ख्याल है कि आपका भी अनुभव रहा होगा कि यदि किसी भी संस्था की सफलता आंकनी हो या उसे सफल बनाना हो, तो ये देखना बहुत जरूरी है कि उसका समन्वय, उसका तालमेल बाकी अन्य संस्थाओं से कैसा रहा, बाकी अन्य जो पिलर्स हैं हमारे डेमोक्रेसी के, उनके साथ कैसा रहा। ऐसे में एनजीटी को आप कैसे देखते हैं, और क्या आपको लगता है कि इसमें ज्यादा सरकार, आम जनता और सभी के बीच एक समन्वय बनाने की जरूरत है, तभी एनजीटी की सफलता हम देख पाएंगे? What I feel is that environment is a social subject, so society has to react as a whole. Neither the courts can do anything, government can't do anything, people can't do anything, and the regulatory authorities can't do anything unless and until there is a collective effort. Everybody has to say, yes, I want clean air, I want clean water. Nothing wrong in it. This is your right. So even if the court gives the judgment, there should be proper execution. If proper execution means people must cooperate. Now if you want the people should not throw plastic on the road, people have to cooperate. If you don't want them to throw garbage on the roads, you have to cooperate. The local authorities, the government has limitations. So, but the government at the same time should not shift responsibility. They must do their bit, expect the public at large to do it, and these matters should reach the courts the last. अब कल्याण रावत जी, आपके पास आना चाहूंगी। जब एनजीटी की बात चलती है तो अचानक से बैन्स की बात याद आने लगती है, और डीजल गाड़ी बैन से लेकर पटाखों पर जो बैन है उन तमाम आदेशों की याद आती है, और इन तमाम आदेशों को आपने देखा है। दो तरीके की प्रतिक्रियाएं हमें देखने को मिलती हैं। एक तो ये है कि आप अगर सोशल मीडिया पर जाएं तो लगातार ये प्रतिक्रिया देखने को मिलती है कि हम पर तो पटाखों की बैन है और बाकी काफी और जगह है जहां पर बैन लगना चाहिए वहां नहीं है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो अक्सर रोष भी देखने को मिलता है एनजीटी की कार्रवाइयों से। अब ऐसे में समझना बड़ा जरूरी है कि एनजीटी को जनता, प्रशासन, न्यायपालिका और सरकार से कितना सहयोग मिल रहा है, क्योंकि जैसा अभी कुलदीप जी ने बताया कि सरकार आगे नहीं बढ़ती। कई बार ऐसा होता है कि सरकार ही अनदेखी करती है और जिसकी वजह से एनजीटी के नियमों का तमाम वॉल्यूशन करती है और तब ये मामला एनजीटी में बन जाता है। अब ऐसे में ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर एनजीटी को कितना सहयोग मिल रहा है, क्या अपेक्षित सहयोग मिल रहा है। रावत साहब, ये सवाल आपसे है। हाँ, ठीक है। ये जो आप बात बता रहे थे कि कितना सहयोग मिल पा रहा है, वैसे देखा जाए तो जनता जो है इसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं ले पा रही, और हमने देखा है कि वो कानूनों की ज्यादा परवाह नहीं करती है। विशेषकर ये भी नहीं है कि उसके अंदर कि वो अपने पर्यावरण के प्रति जो आने वाले समय में जो हमारे लिए जो मुसीबतें पैदा होगी उसके लिए अगर सरकार कोई व्यवस्था कर रही है तो उसको
हमें सहयोग करना चाहिए। तो कुछ ये नियम है, जैसे हमारे उत्तराखंड में ही जंगलों पे इतनी सारी आग लगती है, एक फॉरेस्ट गार्ड उसके हवाले वो सारे जंगल होते हैं और उसके बाद आज तक इतने लाखों हेक्टेयर जंगल जल चुके हैं और हर साल जलते हैं, लेकिन हमने कभी एक आदमी को पकड़ा हुआ नहीं देखा। यानी कि वो पकड़े जाते हैं लेकिन कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। एक फॉरेस्ट गार्ड कहाँ न्यायालय तक दौड़ेगा, किस तरह से जाएगा, वो उस पर फिर कार्रवाई करने से चूक जाता है। और जब ये इस तरह से ढील होती है तो वो लोग क्या होते हैं कि वो इसका इल्जाम को और ज्यादा बढ़ा देते हैं, इस तरह से कार्रवाई ज्यादा होने लगती है। जी कुछ नहीं होता है, ये तो होता रहता है। ये सारी चीजें हैं, इसके बारे में भी सोचा जाना चाहिए। और ये जो नियम बनते हैं, एनजीटी के जो नियम बन रहे हैं, इनको ये थोड़ा सा ये देखा जाना चाहिए वास्तव में ये जनता के प्रति कितने वो हैं, जनता इनको कितना लाइक करती है। इसमें कहीं से कहीं जो खामियां उनको दूर किया जाना चाहिए। अभी मैं बता रहा था ये जो कमियां हैं इनको दूर किया जाना चाहिए ताकि इस पर एक सकारात्मक रूप हो सके। अभी देखिए कि एक फॉरेस्ट गार्ड ऐसे इलाके में होता है, वहाँ के लोग उसको सहयोग नहीं करते हैं और वो वहाँ बहुत सारी चोरियां हो रही हैं, खनन हो रहा है, लेकिन वो उसमें हाथ नहीं डालना चाहता है। इसलिए नहीं डालना चाहता है कि उसको कल उसी को जा करके न्यायालय में जाना पड़ेगा। विभाग तो किनारे हो जाएगा लेकिन उसको दौड़ने पड़ेगा, उसको कुछ नहीं मिलेगा। तो इसलिए ये शिथिलता आ जाती है। तो इसके लिए भी कदम उठाए जाने चाहिए और जो स्थानीय स्तर पर अगर नियम बनते हैं तो स्थानीय स्तर पर लोगों को जिम्मेदारी दी जाए कि वो अपने स्थानीय पर्यावरण को बचाने के लिए आगे आए और संबंधित विभाग को सहयोग करें। इस तरह के वो जब तक हम एक वो नहीं बनाएंगे तब तक इसमें हम समझते हैं कानून कुछ नहीं कर पाएगा। एनजीटी भी जो अपने नियम बनाती है उसमें कुछ नहीं हो पाएगा। तो हमें इस तरह से कुछ एक जनाधार लेकर के चलना पड़ेगा। बिल्कुल, तो ये सबके सहयोग से ही होगा। जी जस्टिस सुधीर अग्रवाल, अब जब ये बात आ रही है सहयोग की तो तीन सवाल मेरे दिमाग में है। पहला सवाल तो ये मैं आपसे करना चाहूंगी कि 2017 के जो फाइनेंस एक्ट के तहत केंद्र ने एनजीटी पर एक तरह से अपना कब्जा ही जमा लिया। केंद्र ने एनजीटी के चेयरपर्सन, न्यायिक और विशेषज्ञ सदस्यों के टेन्योर, सैलरी और हटाने की शक्ति तक को अपने हाथों में ले लिया। एनजीटी का सदस्य का टेन्योर पहले 5 साल था, अब 3 साल कर दिया गया। और ये एनजीटी के लिए जाहिर सी बात है कि महंगा साबित हो रहा है। जो बात हो रही है कि जनता तक पहुंचने की या फिर जागरूकता फैलाने की, ये तो चलिए सरकार का काम है, लेकिन एनजीटी के पास एक तरफ से तो अधिकार है, दूसरी तरफ से एक सरकार का कब्जा सा है। क्या आपको लगता है कि इससे एनजीटी की स्वायत्तता में कहीं ना कहीं फर्क पड़ेगा और उसकी वजह से परफॉर्मेंस पर भी फर्क पड़ेगा? जस्टिस सुधीर अग्रवाल। हाँ, ये बात आप ठीक कह रहे हैं कि जो नियम इधर बनाए गए हैं, अब इस समय जो जुडिशियल मेंबर्स का टेन्योर है वो 4 साल का है, जो इस समय नियम चल रहा है। लेकिन जो नियम बनाए गए हैं उसमें कोई दो राय नहीं कि यहाँ एनजीटी में जो चेयरपर्सन की पोजीशन है वो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज के लिए है या चीफ जस्टिस के लिए है, रिटायर्ड जज के लिए, और जुडिशियल मेंबर हाई कोर्ट जजेस के लिए है। और इवन कुछ डिस्ट्रिक्ट जजेस जो 10 साल का एक्सपीरियंस रखते हैं वो आ सकते हैं। लेकिन एज ए मैटर ऑफ फैक्ट जितने भी इस समय जुडिशियल मेंबर है सब रिटायर्ड हाई कोर्ट जजेस हैं। लेकिन जो टर्म्स कंडीशंस बनाए गए हैं उसमें मुझे कहने में बिल्कुल भी हिचक नहीं है कि वो जो हाई कोर्ट जजेस हैं, जो उनका स्तर एज ए हाई कोर्ट जज होता था उसको बहुत रिड्यूस कर दिया गया है और वो एक तरीके से डिसग्रेसफुल हो गया है। अब मतलब जो एक हाई कोर्ट जज की जो सुविधाएं और जो टर्म्स कंडीशन थे उनको बहुत हद तक खत्म कर दिया गया है। तो एनजीटी की जो पोजीशंस हैं उनको उतना अट्रैक्टिव नहीं रखा गया। नतीजा ये है कि आपको बहुत अच्छे और इफेक्टिव काम करने वाले लोग बहुत ज्यादा मिलेंगे, ऐसा बड़ा मुश्किल है। और इसीलिए कई बार ये हुआ है कि पहले तो अपॉइंटमेंट होने में ही बहुत डिले होता है और अगर अपॉइंटमेंट कुछ होते भी है तो बहुत सारे जुडिशियल मेंबर्स ने 2-4 महीने में रिजाइन कर दिया है। जैसा चेन्नई के एक जस्टिस रामाकृष्णन साहब थे, उन्होंने 5-6 महीने बाद ही रिजाइन कर दिया और इसी तरीके से बहुत सारे हैं। तो ये टर्म्स कंडीशंस पहले था कि जो हाई कोर्ट जज की कंडीशंस होंगी वो ही ऐसा अप्लाई करेगी, वो नहीं होता। दूसरा स्थिति ये है
कि एनजीटी को जो कानून बना है उसमें एनजीटी को अपने फैसलों को प्रभावी लागू करने का अधिकार नहीं है जी। और जब तक किसी भी फैसले को अगर कोई अदालत देती है उसे प्रभावी तरीके से लागू नहीं कर सकती तो सब बेकार है जी। यहाँ पर क्या है, जैसे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल एक्ट में सेक्शन 17 में उनको कंटेम्प्ट की पावर दी गई है कि वो वही पावर एक्सरसाइज करते हैं जो हाई कोर्ट करता है। इसी तरीके से कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कंज्यूमर प्रोटेक्शन कोर्ट्स जो है वो पनिश कर सकती हैं, सजा कर सकती हैं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट की पावर एक्सरसाइज कर सकते हैं अगर उनके फैसलों का उल्लंघन हो जी। लेकिन हमारे यहाँ पर सेक्शन 25 में हमको एग्जीक्यूशन की वो पावर दी है जो सिविल कोर्ट के पास है और आप जानते हैं सिविल कोर्ट में एग्जीक्यूशन के मामले सबसे लंबे चलते हैं क्योंकि उनमें बहुत सारी टेक्निकलिटीज इन्वॉल्व होती हैं। धारा 26 पे जो पनिशमेंट की पावर है वो ट्राइब्यूनल के पास, एनजीटी के पास नहीं है, वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास है। तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, क्रिमिनल कोर्ट में वो ऑलरेडी इतना लोडेड है, उसके पास कोई मैटर जाए और वो एनवायरनमेंट के मैटर में कोई कार्रवाई करे। पिछले 12 साल में मैंने तो एक भी मामला ऐसा नहीं देखा जिसमें किसी जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने एनजीटी के ऑर्डर के लागू करने के मामले में कोई कार्रवाई कभी की हो। ये पावर जैसे आपने और ट्राइब्यूनल्स और दूसरी बॉडीज को दी है, जैसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को दी है और एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल को दी है, ये एनजीटी को भी इसी तरीके के प्रोविजन होने चाहिए। लेकिन यहाँ अब रही तीसरी बात सरकार की, देखिए सरकारें तो हमेशा कोशिश एक और सरकारें हमेशा कोशिश करती हैं कि जुडिशियल पावर जो है बोले जी। एक और इसी से जुड़ा हुआ सवाल मैं समझ रही हूँ कि सरकार के बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं, लेकिन सरकार का पक्ष में रख दूं। सरकार का ये मानना है कि जब हम ढूंढने जाते हैं लोगों को तो विशेषज्ञों की कमी हमें दिखती है और जो लोग हैं भी इसलिए हमने 3 साल किया है कि जो लोग हैं, कई लोग ऐसे हो जिसमें उनके अंदर पर्यावरणीय कुशलता की कमी है, उसकी समझ की कमी है। 3 साल में नए नए लोग के आने का रास्ता खुलता रहेगा तो विशेषज्ञ आते रहेंगे। क्या आप ये समझते हैं कि विशेषज्ञों की वाकई कमी है और खासकर पर्यावरण के मामले में एक विशेष विशेषज्ञ की जरूरत पड़ती है? देखिए, ये प्ली तो मेरे हिसाब से बिल्कुल बोगस है जी। इसलिए कि आप जानते हैं मुकदमे जब चालू होते हैं तो कोई मुकदमा बहुत जल्दी निपटता नहीं है, साल 6 महीने 2 साल लग ही जाते हैं। विशेषज्ञ जो लोग अपॉइंट हो गए, अगर वो मुकदमा सुने तो उनको इतना समय मिलना चाहिए कि वो पहले तो अदालती कार्रवाई से वो अपने आप को जो है वो ज्ञान प्राप्त करते हैं, क्योंकि वो लोग एडमिनिस्ट्रेशन साइड से आते हैं तो उनको अदालती प्रोसीजर का बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं होता, तो उनको कुछ समय लगता है अपने आप को उसमें इन्वॉल्व करने में। जब वो इन्वॉल्व करते हैं और उसके बाद जब आप उनके अनुभव का लाभ उठाना चाहिए तो आप कहते हैं अब आपका समय खत्म हो गया, चलिए। तो 5 साल तो क्या, मेरे ख्याल से 7 साल भी अगर इसके लिए रखा जाए तो ये ज्यादा इफेक्टिव होगा और ज्यादा फ्रूटफुल होगा। मतलब समय जो है, जब आप मेंबर्स को अपॉइंट करते हैं तो उनका समय अगर कुछ ज्यादा होगा तो जो उनका एक्सपीरियंस होगा वो मुकदमों को तय करने में, खासतौर पर एनजीटी के, क्योंकि ये टेक्निकल मैटर्स हैं। एनवायरमेंटल मैटर एक सिंपल प्रॉपर्टी राइट टाइप का मुकदमा नहीं होता है, ये एक बड़ा टेक्निकल इन्वॉल्वमेंट होता है इसमें और बहुत किस्म के टेक्निकलिटीज इन्वॉल्व हैं इसमें, बहुत सारे सब्जेक्ट इन्वॉल्व होते हैं। तो उसमें जब आपको एक्सपीरियंस मिलता है तो उसका आपको लाभ लेना चाहिए। और यहाँ पर मेरी विचार ये है कि अगर ज्यादा समय के लिए अपॉइंटमेंट किए जाएंगे तो शायद आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिल जाए। कुलदीप जी, बात वहां से शुरू हुई थी कि जनता के बीच एनजीटी के फैसले जो है वो लोकप्रिय नहीं हो पा रहे हैं और उसके पीछे शायद, मैं होटल एसोसिएशन की तरफ से अगर मैं बात करूं तो अक्सर आप लोगों की शिकायत होती है कि एनजीटी के पर्दे में जो अधिकारी हैं, जो तमाम और लोग हैं, वो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को परेशान करते हैं। कई बार ऐसा भी होता है और जिसकी वजह से हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, जो कि उनकी परफॉर्मेंस पे भी प्रभाव पड़ता है, जो सही कर रहे हैं उनको भी तरह तरह के दबाव देखने को मिलते हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि ये सब कुछ जो हो रहा है उसके लिए एक खास तरह के, एक अध्यक्ष के रूप में आप जरूर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि एक खास तरह का मॉड्यूल बनाने की जरूरत है जिससे एनजीटी का काम तो तब से शुरू होता है जब मामला आ जाता है। उसके पहले ये जो अधिकारी हैं एनजीटी के नाम पे जो चाबुक चला रहे हैं, शायद एनजीटी उतनी नहीं चला रही है जितना अधिकारी चला रहे हैं,
उसको कहीं ना कहीं इसको दबाने की या इसका हल ढूंढने की जरूरत है। क्या आप लोग इस तरह की समस्या से रूबरू होते हैं? निश्चित रूप से हम ये हमारी बड़ी समस्या है, क्योंकि एक सॉफ्ट टारगेट के रूप में हमेशा होटल इंडस्ट्री को देखा गया है। लगातार हमने पहले बताया आपको कि जो जो सरकार के निर्देश आते हैं हम पूरी कोशिश करते हैं निर्देशों का पालन करने के, क्योंकि हम लोग व्यापार कर रहे हैं। कोई हम लोग जो है ऐसा काम नहीं करना चाहते कि ना तो पर्यावरण को नुकसान हो और ना हमारा व्यापार नुकसान हो। दोनों बातों से हम परहेज करना चाहते हैं। हम लोग तो नियम कायदे में चलने वाले लोग हैं, हम उसी प्रकार से हम चलते हैं। परंतु होता क्या है, एक सॉफ्ट टारगेट बना लिया जाता है होटल इंडस्ट्री को और उसी को फ्रंट फेस बनाकर सारी की सारी समस्याओं का ठीकरा उनके सिर पर फोड़ दिया जाता है। लेकिन कुलदीप जी, मैं बस जो बात हुई कि नियम कानून की, तो बस कुछ चीजें मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी। कुछ ही साल पहले 2016 में हरिद्वार में 2 होटल सील किए गए, क्योंकि वो पर्यावरण बोर्ड की अनुमति के बावजूद चल रहे थे। और इसके अलावा रेडिसन ब्लू को राज्य प्रदूषण बोर्ड ने सील किया, क्योंकि वो भी गंगा प्रदूषण मामले में एक तरह से दोषी ठहराया गया। ये तो मैं हरिद्वार की बात कर रही हूँ या उत्तराखंड की बात कर रही हूँ। इसके अलावा अगर हम दूसरे क्षेत्रों में जाएं, क्योंकि मैं आपको इसके लिए ऑफ कोर्स उत्तरदायी नहीं ठहरा सकती, तमाम अन्य राज्यों में आप जाइए, आप असम में जाइए, वहां पर एक बड़े रिजॉर्ट को बंद किया गया, क्योंकि वो काजीरंगा क्षेत्र में गुवाहाटी हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया और काजीरंगा क्षेत्र में वो कहीं ना कहीं इंक्रोचमेंट हो रहा था। यहाँ तक कि अगर आप गिर में जाएं, वहां ताज ग्रुप को भी नोटिस दिया गया कि वो भी वन क्षेत्र को कहीं न कहीं डिस्टर्बेंस पैदा कर रहा था और रिजॉर्ट को एक तरह से उस होटल को बंद करने की नौबत आ चुकी थी। CRJ में बना हुआ 7 स्टार रिजॉर्ट को केरल में NGT के फैसले के बाद मामलापुरम में रेडिसन ब्लू जो रिजॉर्ट बनाने के लिए काम करते 10 करोड़ का जुर्माना लगा। आपको ऐसा नहीं लगता कि ठीक है, मैं मानती हूं कि अधिकारियों का या एक फाइल की जो हम लोग की तानाशाही चलती है वो तो है, लेकिन ये पैसे कमाने की लालच की वजह से या ज्यादा से ज्यादा ग्राहकों को अपनी ओर खींचने की वजह से जो होटल एसोसिएशन है या इस तरह के तमाम वो एसोसिएशन जो जुड़े रहते हैं, चाहे माइनिंग हो या होटल एसोसिएशन हो, तमाम वो लोग वो NGT के नियमों की खिल्ली उड़ा रहे हैं, वो धता बता रहे हैं और इस वजह से NGT को इस तरह के कड़े फैसले आपके खिलाफ देने पड़ रहे हैं। नहीं, ये बात सही है कि जो है NGT ने बड़ी कार्रवाई की है और हम सराहना करते हैं उन कार्रवाई की, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारा का सारा जितना होटल इंडस्ट्री है वो सारे के सारे मानकों के विपरीत चल रही है, ऐसा भी नहीं। पिक्चर यही जाती है कि जैसे होटल इंडस्ट्री सब मानकों के विपरीत जा रही है, जबकि आप देखें कि एक बड़ी संख्या में जब तक ये बात हमें भी इस बात को स्वीकार करने में कोई हर्ज नहीं है कि हम भी अवेयरनेस जो है नहीं थे, हमें भी जानकारी नहीं थी। 2015 से पहले जाए हम कि कंसेंट टू ऑपरेट एक होटल इंडस्ट्री की भी आवश्यकता है, लेकिन जैसे ही हमें मालूम चला है कंसेंट टू ऑपरेट हमें लेना पड़ेगा, तो हमने यहाँ पर जो पोल्यूशन डिपार्टमेंट है हमारा रुड़की में है, उनसे हमने रिक्वेस्ट करके लगातार कैंपिंग करवाई यहाँ पर और लगातार हमने जो है जितने भी होटल हैं सबको सब जितने भी है कंसेंट टू ऑपरेट सबको दिलवाया जी। तो ये एक समस्या थी, लेकिन आज की जो स्थिति है वो आज की स्थिति बिल्कुल चेंज है। अगर हम बात करें पर्यावरण की, तो सरकार अभी आप देखिए एक ऐसा नियम लेके आ रही थी जिसका हमने अभी विरोध किया, जिसकी वजह से सरकार बैकफुट पे आई, उस नियम को लागू नहीं किया। सरकार अभी निजी संपत्ति जितने भी है उनके ऊपर जो खड़े हुए पेड़ थे उनको काटने की परमिशन बिल्कुल दे रही थी जी। कि आपकी अगर निजी संपत्ति कोई है कहीं भी है, उस पर कोई फलदार पेड़ लगे हुए हैं या कोई पेड़ लगे हुए हैं, आप उसको बिना परमिशन के आप काट सकते हैं। डीएम को आप एक एप्लीकेशन दीजिए और काट लीजिए। तो हमने इस बात का विरोध किया कि इससे तो पूरा पर्यावरण का सत्यानाश हो जाएगा। पूरे हम जानते हैं कि पूरे पहाड़ के ऊपर कितने बड़े बड़े जो है बाहर के लोग हैं जिन्होंने यहाँ पूरे पहाड़ खरीदे हुए हैं, अगर उनको परमिशन मिल जाएगी तो आप सोचिए क्या तो पर्यावरण का नुकसान होता। तो हमने इसका विरोध किया और हम सरकार उस नियम को लागू नहीं कर पाई। तो ऐसा नहीं है, हम लोग अपनी तरफ से पूरे पहल करते हैं और आज की तारीख में अगर हमें खुशी है ये कहते हुए कि हरिद्वार के जो लगभग 1250 होटल हैं उस पर लगभग सभी के पास कंसेंट टू ऑपरेट आज की तारीख में है।
बिल्कुल। जैसे सुधीर अग्रवाल, अब हम लास्ट एक तरह से चरण में पहुंच चुके हैं, अंतिम चरण में है अपने इस बहस के। आपसे एक बात और जरूर मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि बात एनजीटी पे चल रही है और उससे जुड़े हुए तमाम जो असर हैं उस पर चल रही है। ये एक आरोप लग रहा है कि एनजीटी में कमेटी राज चल रहा है। ज्यादातर मामलों में जो संयुक्त समितियों के सदस्य सरकारी एजेंसियों से आते हैं और जो पहले से ही उल्लंघन के कटघरे में हैं। गौर करने की ये बात है यहाँ पर कि जनवरी में एक रिपोर्ट में देख रही थी कि जनवरी में सुप्रीम कोर्ट ने एनजीटी को निर्देश दिया था कि वो अपनी शक्तियों को विशेषज्ञ समितियों को नहीं सौंपे। ऐसे में स्पेशल बेंचों की जो उपयोगिता है उस पर सवाल उठे। आरोप ये भी लग रहा है कि एनजीटी अपनी शक्तियां और जिम्मेदारियां इन कमेटियों को आउटसोर्स कर रही है, जिसकी वजह से इन जो कमेटी के जो सदस्य हैं उन तक पहुंचना ज़्यादा आसान है और इस वजह से एनजीटी की जो सख्ती होनी चाहिए, एनजीटी के फैसलों में जो सख्ती होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है। क्या आपको ऐसा लगता है कि ये एक तरह से एनजीटी के पावर को डाइल्यूट करने की साजिश कही जा सकती है और इससे आने वाले समय में ज्यादा नुकसान हम देखेंगे? देखिए, ये बात सही है कि कमेटी हम लोग बनाते हैं, लेकिन मैंने जैसे आपसे कहा कि जब हमारे पास कोई शिकायत आती है तो जो शिकायतकर्ता होते हैं उनको तथ्यों की बहुत ज्यादा जानकारी नहीं होती है और बहुत माइन्यूट डिटेल्स वो हमको नहीं दे पाते। तो हम सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि क्या ये शिकायत सही है और किस हद तक सही है और इसमें क्या वास्तविक जुड़े हुए तथ्य हैं। तो हम एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी नॉर्मली रिपोर्ट बनाते हैं जिसका कुल काम इतना होता है कि वो स्पॉट पे जाके वहाँ की जो सारी परिस्थितियां हैं वो हमको रिपोर्ट करें कि वास्तव में वहां पर क्या है। अब वो फैक्ट फाइंडिंग जो कमेटी हम बनाते हैं वो नॉर्मली हम जो उससे जो जानकार लोग हैं वो या तो हमको स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के लोग मिलते हैं या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के लोग आते हैं। हम इन्हीं के बनाते हैं और क्योंकि उनको रिपोर्ट हमको देनी होती है इसलिए हमको भरोसा होता है कि वो हमारे साथ में कोई गलत रिपोर्ट नहीं देंगे, तथ्यों की रिपोर्ट तो कम से कम सही देंगे। जब वो तथ्यों की रिपोर्ट आती है उसके बाद एग्जामिन एनजीटी ही करता है और एनजीटी ही उस पर आगे कार्रवाई करता है और रिपोर्ट के ऊपर आदेश करता है। हाँ, कुछ जगह ऐसा हुआ जहां पर कुछ रिटायर्ड हाईकोर्ट जजेस की कमेटी वगैरह बनाई गई या कुछ और कमेटी थी जिन्होंने थोड़ा सा अपने अधिकार क्षेत्र को थोड़ा ओवर रीच किया उन कमेटियों ने। और जब हमको पता लगा तो ऐसी बहुत सारी कमेटियां खत्म की जा चुकी हैं और ऐसी अब हम लोग कोई बहुत कमेटियां नहीं बना रहे हैं, लेकिन अब मेनली जो हमारी कमेटियां बनती हैं वो फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी के बारे में ही बनती हैं। वो काम जो ऑफिशियल या मिनिस्ट्रियल लेवल का होता है वो हम इन कमेटियों से करा के और अल्टीमेट ऑर्डर स्वयं करते हैं। जहां तक स्पेशल बेंच की बात है, देखिए मैं आपको एक इस बारे में भ्रांति क्लियर कर दूं। स्पेशल बेंच हम लोग कोई ऐसे नहीं बनाते। हुआ क्या कि बहुत सारे कारणों से या तो मेंबर्स नहीं थे या बेंचेस काम नहीं कर रही थी, तो जो हमारी जो बेंचेस है पूना में, चेन्नई में, कलकत्ता में, वहां पे बहुत बड़ी तादाद में ऐसे मुकदमे जो 5, 6, 7, 10 साल पुराने थे वो पेंडिंग हो गए थे। यानी 2017 से पहले के ढेरों मुकदमे पेंडिंग थे और वो तय नहीं हो पा रहे थे। उन मामले में या तो वो मामले कुछ ऐसे पेचीदा थे जिनमें थोड़ा जो एक्सपर्ट 2-3 तरीके की एक्सपर्टीज की जरूरत थी या कुछ था। तो हमने ऐसा किया कि उनका जो वो वहां की जो बेंच है वहां के मेंबर्स को प्लस जो प्रिंसिपल बेंच है वहां के मेंबर्स को मिला के कमेटी एक बेंच बनाई जिसको स्पेशल बेंच कहा गया। केस को ट्रांसफर नहीं किया और उन मैटर्स को, पुराने मैटर्स को सुना ताकि पुराने मैटर्स तय हो जाएं। जी बिल्कुल। और ज्यादातर पुराने मैटर्स मैं आपको बताऊं तय हो गए हैं और इन राइटिंग हमारे पास कोई ऐसी शिकायत नहीं आई कि किसी पुराने मैटर में फैसला जल्दबाजी में हुआ है या उसमें फैसला सही नहीं हुआ है। जी जी। और हम पुराने ही मैटर को तय करना चाहते हैं। जहां तक प्रिंसिपल बेंच दिल्ली का सवाल है, दिल्ली में हमारे पास पुराना जो है, आपको मैं बता दूं कि 2018 से पहले का कोई मैटर हमारे यहाँ पेंडिंग है ही नहीं। जी। और जितना हमारे यहाँ डिस्पोजल होता है दिल्ली की बेंच में, जी ये मुझे याद आ रहा है कि जब पिछले ही दिनों जब किरण रिजिजू ने कहा, संसद में ये बयान दिया कि एनजीटी नए आवेदनों की तुलना में अधिक मामलों का निपटारा कर रही है और कई एनजीटी पीठों के सदस्यों ने तो पुराने मामलों को निपटाने के तरीके पर फिर चिंता जताई गई थी।
क्योंकि जुलाई में एक मामला हुआ कि जोनल बेंचों से पारित और विशेष बेंचों द्वारा सुने गए 24 मामलों में से 23 को एक ही सुनवाई में निस्तारित कर दिया गया, जो कि एक अलग तरीके का सवाल उठाया गया और एक कहा गया कि ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन 5-5, 10 वो सारे मामले मैं आपको बता दूं, तथ्य बता दूं, वो सारे मामले 5 से 10 साल पुराने थे। हाँ। सारा रिकॉर्ड पूरा था। हाँ। काउंसिल्स ने मुश्किल से 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा बहस किया, उसके बाद वो मामले तय हो गए। ऐसा नहीं है कि उन मुकदमे पे पूरी सुनवाई नहीं हुई, सुनवाई पूरी हुई। अब ये कहना कि उसी दिन तय हो गए, ये तो अगर कोई काम जल्दी तय हो जाए तो भी गलत हो, ऐसा तो नहीं हो सकता है कि कोइंसिडेंस भी हो सकता है। लेकिन हाँ, इसमें कोई शक नहीं। एक बात बताइए किसी भी हमारे लिए, देखिए मैं एक मिनट देता हूँ। हमारे लिए बहुत आसान है कि हम काम ना करें, काम कम करें और आराम करें। हाँ। अगर हम काम करते हैं तो अपने ऊपर बर्डन लेते हैं। जी बिल्कुल, उसको कोई ऐसा नहीं कि हम कोई, हम ये भी नहीं कर रहे हम चैरिटी कर रहे हैं, हम कोई एहसान कर रहे हैं। जाहिर सी बात है जी, बिल्कुल। और इसमें कोई शक नहीं कि आज की तारीख में यदि हम सबसे सक्रिय अदालतों की बात करें, ट्राइब्यूनल्स की बात करें खासकर, तो उसमें एनजीटी का ही नाम आता है। और लेकिन जैसा कि हमारे तमाम मेहमानों ने भी बताया, रावत साहब ने भी बताया कि एक ओवरऑल कोऑर्डिनेशन की जरूरत है और एक दूसरे के प्रति विश्वास की जरूरत है, जैसे कि हमारे खास पैनलिस्टों ने ये बात रखी है। तो जाहिर सी बात है कि आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस बहस में हिस्सा लेने के लिए। और इसमें ये जरूर कहा जा सकता है कि एनजीटी जिस मकसद के साथ, जिस लक्ष्य के साथ बनाई गई, वो लक्ष्य तक पहुंचने में बहुत हद तक कामयाब रही है। और जैसे जैसे एनजीटी आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे उससे उम्मीदें भी बहुत आगे बढ़ रही हैं। आने वाले समय में जो विशेषज्ञों का मानना है वो ये है कि आने वाले समय में पर्यावरण को लेकर कई और तरह की बड़ी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। और ऐसे में हमारे पास एक ऐसा ढांचा बने रहना बहुत ज़रूरी है जो हमारे पहाड़ों को, हमारे प्राकृतिक तमाम संरचनाओं को, जंगलों को, पानी को तो बचाए ही, इसके अलावा जो मानवकृत वेस्ट है, जो मानवकृत प्रदूषण है, उस पर भी लगाम लगा सके। और इस तमाम मानवकृत में जैसे ई वेस्ट को लेकर एक बड़ी चिंता पूरे विश्व में जताई जा रही है। उसके अलावा जो आर्म्स हैं उनसे जो निकले हुए तमाम हानिकारक चीजें हैं, प्रदूषण है, उसको कैसे निपटा जाए उस पर चिंता है। और तो और अंतरिक्ष में जो प्रदूषण आदमी फैला रहा है उसको कैसे कंट्रोल किया जाए वो भी एक चिंता है। यानी कि एनजीटी जैसी संस्थानों को और अधिक आधुनिक बनने की, और अधिक इक्विप्ड होने की, और अधिक जिसको कहा जाए इन्फॉर्म्ड होने की ज़रूरत है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये सब तभी हो सकेगा जब सभी संस्थानों के बीच एक खास तरह का समन्वय हो, तालमेल हो, और इस तालमेल का असर आम जनता पर हो। एनजीटी के फैसलों का स्वागत आम जनता के अंदर भी हो। तो इस कोशिश में कि एनजीटी की जो कोशिश है, हम सभी उस कोशिश को समझेंगे भी, और आम जनता पर्यावरण को लेकर जागरूक होगी और उसको लेकर अपनी जिम्मेदारी समझेगी। आज इंडिया लीगल में इतना ही। इसी उम्मीद में अगले हफ्ते हम आपके सामने एक अन्य मसले के साथ आएंगे। नमस्कार।